Hello students, hope you are doing fine. Our today's topic is mineral and power resources. Yes, this is third chapter of geography and you are watching संस्कार ग्लोबल स्कूल वीडियो साइट ऑन यूट्यूब। दो चैप्टर आपके यूनिट टेस्ट 1 में थे, थर्ड चैप्टर आपके हाफ ईयरली सिलेबस में है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, आपकी पूरी बुक में रिसोर्सेज की बात हो रही है, तो यहाँ पे दो रिसोर्सेज में आपको दिख रहे हैं, मिनरल और पावर। ये दोनों अलग अलग सेक्शन है, एक ही चैप्टर में दिए गए हैं, तो हम इनको अलग अलग समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मिनरल की। मिनरल क्या होते हैं? ये कोई मैन मेड थिंग नहीं है, नेचुरली पाए जाते हैं और कई सारे केमिकल्स का कंपोजिशन होता है। जब कई सारे केमिकल्स एक परफेक्ट रेशियो में कंबाइन हो जाते हैं, एक परफेक्ट रेशियो में उनका कॉम्बिनेशन होता है, तब हम बोलते हैं कि ये मिनरल है। बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे आपके पास डेली यूजेस में। आप आयरन, कॉपर, गोल्ड, साल्ट, ये सारी चीज़ें मिनरल है जिनको आप यूज़ करते हैं। और भी कई सारे मिनरल हो सकते हैं जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चला है, हो सकता है आने वाले टाइम में उनका भी पता नहीं। अगर हम मिनरल के टाइप्स जानना चाहेंगे तो पहला होता है मेटालिक और दूसरा होता है नॉन मेटालिक। ये होते क्या है मेटालिक और नॉन मेटालिक? जिन मिनरल्स में हमको मेटल मिलता है, यानी धातु मिलती है, उनको हम बोलते हैं मेटालिक। और जिन मिनरल्स में हमको मेटल नहीं मिलता है, उनको बोलते हैं हम नॉन मेटालिक। मेटालिक मिनरल जाहिर सी बात है हार्ड होंगे, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर होंगे। वैसे दूसरी चीज़ें भी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करती है, लेकिन वो सारी चीज़ें मिनरल नहीं हो सकती। इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं मेटालिक मिनरल को। एक तो वो जिसमें आयरन होता है और बाकी जिसमें आयरन नहीं होता है वो। तो जो आयरन वाले होंगे, जिसमें हमको आयरन मिलेगा, उसको बोलते हैं हम फेरस मिनरल। और जिनमें हमको आयरन नहीं मिलता है, उसको हम बोलते हैं नॉन फेरस। तो पहले मिनरल के दो टाइप्स हो गए, नंबर 1 मेटालिक, नंबर 2 नॉन मेटालिक। उसके बाद मेटालिक के भी दो पार्ट हो गए, नंबर 1 फेरस और नंबर 2 नॉन फेरस। फेरस जिसमें आयरन मिलता है, नॉन फेरस जिसमें आयरन नहीं मिलता है। मेटालिक जिसमें मेटल मिलता है, नॉन मेटालिक जिसमें मेटल नहीं मिलता है। अच्छा, अब हम इसके यूज़ जान लेते हैं। मिनरल्स के यूज़ क्या क्या है आपको पता है। आज हम चारों तरफ से मिनरल से ही घिरे हुए हैं तकरीबन। मैक्सिमम चीज़ों में मिनरल का यूज़ होता है। खाना खाने के बर्तन से लेके ज्वेलरी तक में मैक्सिमम मिनरल का ही यूज़ होता है। आपको पता होना चाहिए कि मिनरल अलग अलग जगहों पे अलग अलग किस्म के मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे मिनरल्स हर जगह अवेलेबल हैं। कुछ जगहों पे कुछ मिनरल अवेलेबल है, दूसरी जगहों पे उससे दूसरे किस्म के मिनरल अवेलेबल होते हैं। ये डिपेंड करता है कि उस प्लेस की, उस एरिया की या उस लोकेशन की जियोग्राफिकल कंडीशन कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है और अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर कैसा है। मैंने ऐसा क्यों कहा अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर?
क्योंकि मैक्सिमम मिनरल आपके अर्थ के सरफेस से 0 to 8 किलोमीटर तक मिलता है। उसके बाद बहुत कम मिनरल्स ऐसे होते हैं जो 8 किलोमीटर के नीचे मिलते हैं और कुछ मिनरल्स ऐसे भी होते हैं जो अर्थ के सरफेस पे मिलते हैं। इनको निकाला कैसे जाता है? 2-3 तरीके हैं मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल 3 तरीके से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहला है माइनिंग। चलिए माइनिंग के बारे में जानते हैं। माइनिंग होता क्या है? आप लोगों ने माइंस के बारे में सुना होगा। जी हाँ, ज़मीन के अंदर खदानें होती हैं, उसी को माइंस बोलते हैं। और माइंस से जो हम मिनरल निकालते हैं, कोयला आपने सुना होगा, झारखंड में कोयले की बहुत सारी खदानें हैं। कोयला भी एक मिनरल है, ठीक है। तो ये क्या है? आप माइनिंग करके माइंस के जरिए जो मिनरल्स निकालते हैं उन्हीं को बोलते हैं माइनिंग। ये 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है ओपन और दूसरा होता है शाफ्ट माइनिंग। ओपन क्या होता है, शाफ्ट क्या होता है, अभी बताएंगे आपको। आमतौर पे मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे मिनरल आपको मिल रहा है। अगर आपने इस पूरे एरिया को खोद लिया, डिग कर लिया, और डिग करने के बाद में ये सारे मिनरल्स यहाँ से बाहर निकाल लिए, तो इसको बोलेंगे ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग। कई मिनरल्स ज़मीन के ज़्यादा नीचे होते हैं, उनके लिए पूरा सरफेस का पूरा ओपन एरिया करना, क्लियर करना पॉसिबल नहीं होता है। मान लीजिए अब आपके मिनरल यहाँ पे, आप कैसे करेंगे? तो होता क्या है, हम पूरा यहाँ से यहाँ तक खोदने की बजाय एक छोटी सी सुरंग बनाते हैं, जिसको बोलते हैं शाफ्ट। छोटी सी सुरंग बनाते हैं, यहाँ तक पहुँच जाते हैं और फिर यहाँ से मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हैं और इस शाफ्ट से इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसको बोलते हैं शाफ्ट माइनिंग। ये आमतौर पे जो ठोस यानी कि सॉलिड टाइप्स के मिनरल होते हैं उनके लिए होता है। दूसरा सेकेंड वन आएगा आपका ड्रिलिंग। ड्रिल आप सबको पता है क्या होता है। कई बार अपने घर में आपने देखा होगा कि ड्रिल मशीन एक लाते हैं, दीवार में होल कर देते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप, ये वही ड्रिलिंग है, बस इसका तरीका थोड़ा सा दूसरा होता है। इसमें होता क्या है कि ड्रिल मशीन तो छोटी होती है, हम उससे तो नहीं निकाल सकते, लेकिन उसी टाइप के बड़े इक्विपमेंट होते हैं। ये आपका लिक्विड मिनरल है, जैसे पेट्रोलियम आप मान लीजिए। मान क्या लीजिए, मैं ये बोलता हूँ कि खासकर पेट्रोलियम के लिए ही ये ड्रिलिंग मेथड यूज़ किया जाता है। इसमें होता क्या है कि जैसे आपकी ड्रिल की जो बिट होती है, जो दीवार के अंदर चली जाती है, इसमें क्या होता है कि ऐसी एक बड़ी सी बिट यहाँ पे ज़मीन के अंदर लगाई जाती है और वो घूमते घूमते क्या करती है, यहाँ से यहाँ तक एक सुरंग बना देती है, बहुत पतली सी, जितनी ज़रूरत हो उतनी, और सीधा हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट तक या दूसरे लिक्विड मिनरल तक पहुँच जाते हैं। और फिर यहीं से मोटर के ज़रिए
पंप के ज़रिए इस पेट्रोलियम को बाहर खींच लिया जाता है। ये हमारा हो गया ड्रिलिंग। तीसरा है हमारा क्वेरिंग। सर ये तो समझ में आ गया, ज़मीन के अंदर पे सॉलिड है तो ओपन कास्ट माइनिंग या शाफ्ट माइनिंग से माइनिंग करके निकाल लेंगे। लिक्विड है तो ड्रिलिंग। अब ये क्वेरिंग कौन सा नया चीज़ आ गया? बहुत इजी सी बात है बेटा। जैसे ये आपके अर्थ का सरफेस है, कई सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जो सरफेस के एकदम बराबर में होते हैं, कुछ थोड़ा ऊपर, कुछ बहुत मामूली सा नीचे, और या एकदम से सरफेस के ऊपर। जैसे आप लाइमस्टोन देखिए, वो भी मिनरल है। और भी कई सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जो अर्थ के सरफेस पर ही छोटे छोटे पहाड़ या छोटे छोटे टीले के रूप में आपको मौजूद मिलेंगे। उनको करना क्या होता है, बस हमें ट्रक लेके आएंगे, उसमें भरेंगे, थोड़ा सा खुदाई करेंगे मशीन से या जेसीबी लगा के उठा के इसके अंदर डालेंगे और लेके चले जाएंगे। इसी को बोलते हैं क्वेरिंग। तो ये तीनों चीज़ें आपने समझ ली। मिनरल्स कितने टाइप के हुए वो भी बता दिया आपको। मिनरल का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है ये भी बता दिया आपको। मिनरल के यूजेस कौन कौन से यूज होते हैं, बहुत अच्छी सी बात है। अभी मैं तो थोड़ी देर पहले बताया था कि आजकल हमको बिना मिनरल के तो हम चल ही नहीं सकते। आप ले लीजिए एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल बिना एल्यूमिनियम के चल ही नहीं सकती। उसके मैक्सिमम इंजन से लेके और दूसरे पार्ट्स तक एल्यूमिनियम के बने होते हैं। आयरन, क्या चीज़ ऐसी है जिसमें आयरन यूज़ नहीं होता? हर चीज़ में आयरन यूज़ होता है। अब आप बोलेंगे सर ये आपके मार्कर में तो आयरन नहीं है। बिल्कुल नहीं है, लेकिन मार्कर जिस मशीन से बनाया गया है उसमें तो आयरन लगा होगा, तो बिना आयरन के पॉसिबल है ही नहीं। उसके अलावा होता है सिलिकॉन। आप लोग अगर नोट्स पढ़ेंगे ना तो काफ़ी कुछ आपको उसमें से मिलेगा। मैं हमेशा जो PDF फाइल भेजता हूँ उसमें एक्सरसाइजेस के पहले एक नोट बना के भेजता हूँ। होता क्या, उसमें पूरी बुक के कंटेंट तो नहीं आ पाते और पॉसिबल भी नहीं है। अगर पूरी बुक के कंटेंट रहेगा हो तो पूरी बुक ही नहीं पढ़ लिया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं पिक करता हूँ उस बुक में से और फिर इसको नोट बनाता हूँ ताकि एक्सरसाइजेस से पहले आप लोग पढ़ें तो आप लोगों को समझ में आए। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें उसमें मिलेगी। सिलिकॉन का यूज़ मैक्सिमम कंप्यूटर इंडस्ट्री में होता है। सिलिकॉन हमें क्वार्ट्ज से मिलता है। कंप्यूटर के पार्ट्स में लगने वाला बहुत सारा मटेरियल सिलिकॉन का लगा हुआ रहता है। और इसके अलावा कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता। जैसे आपकी पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होता है, रोज़ हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, साल्ट होता है। ये सारी चीज़ें मिनरल है, इनको हम यूज़ करते रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, मिनरल कहाँ कहाँ किस किस हिसाब से पाए जाते हैं। वैसे तो आपकी बुक में पूरे वर्ल्ड का एक छोटा सा ब्रीफ किया हुआ है कि वर्ल्ड के कौन कौन से हिस्से में कौन कौन से मिनरल मिलते हैं, लेकिन वीडियो इतना बड़ा बनाना पॉसिबल नहीं है, अभी पावर भी समझाना है। तो फिलहाल इंडिया में आप समझ लीजिए आयरन, कोल, ये सब मैक्सिमम आपको झारखंड, उड़ीसा यहाँ पे मिल जाएंगे। गोल्ड, गोल्ड आपने कभी अगर कोलार का नाम सुना होगा, अभी कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी KGF। कुछ लोगों ने जिनको मूवी का शौक है नाम सुना होगा, हो सकता है देखा भी हो। इसका मतलब होता है कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है जी हाँ। ये वही कोलार है जो साउथ इंडिया में है
और गोल्ड के लिए काफ़ी फेमस है। ये तो हो गया आपका मिनरल। अब तक आपने समझ लिया है मिनरल कितने टाइप के होते हैं, मेटालिक, नॉन मेटालिक। मेटालिक में भी दो टाइप होते हैं, फेरस, नॉन फेरस। उसके अलावा इनका डिस्ट्रीब्यूशन, इनका यूज़, इनका एक्सट्रैक्शन। अब हम दूसरे सेक्शन पे आते हैं, पावर। यहाँ ज्योग्राफी में पावर का मतलब है एनर्जी, या आप कह लीजिए इलेक्ट्रिसिटी, मैक्सिमम। वैसे तो पावर फोर्स से भी रिलेटेड होता है, लेकिन फिलहाल हम मैक्सिमम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इनके सोर्स क्या क्या होते हैं? पहले तो हम इनको दो टाइप में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। मैं क्या कर लूँगा, ये साइंटिस्टों ने और दूसरे बड़े बड़े लोगों ने किया हुआ है। एक होता है कन्वेंशनल और दूसरा जाहिर सी बात है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल क्या है? कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो कई सालों से हम पावर के रिसोर्स के तौर पे उसका यूज़ करते आ रहे हैं। एक कॉमन यूज़ है इनका कि यही इस्तेमाल होगा और फिलहाल दूसरा कोई इस्तेमाल नहीं है। जैसे कोल, कोल का यूज़ क्या है? अब आप बोलेंगे सर इससे तो टूथपेस्ट, टूथ पाउडर भी बनता है। इसको थोड़ा साइड में रखिए, हर जगह एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन कोल का मैक्सिमम यूज़ होता है हीट क्रिएट करने के। इसको जलाएंगे, इससे हीट क्रिएट होता है और उसी से हम पावर जनरेट करते हैं। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? फॉसिल आपको पता है क्या होता है? एनिमल्स, प्लांट्स, इनके जो अवशेष होते हैं काफ़ी दिनों तक अगर वो ज़मीन के अंदर दबे रहे तो उसके अंदर कुछ प्रोसेस चलता रहता है। प्रोसेस चलने के बाद वो फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ तो कोल भी बन जाता है और कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी बनता है। आप ये मान के चलिए कि अगर ये सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो मैक्सिमम पॉसिबल है कि कोल बन जाए। लिक्विड में अगर कन्वर्ट होगा तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनेगा, और अगर गैस में कन्वर्ट होगा तो उसको हम नेचुरल गैस बोलते हैं। आमतौर पे लिक्विड और गैस ये दोनों एक साथ ही होते हैं। जहाँ पे पेट्रोलियम आपको मिलेगा वहाँ पे नेचुरल गैस भी आपको मिलता जाएगा। पेट्रोलियम को ड्रिलिंग प्रोसेस से हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और नेचुरल गैस जिनके पास कैपेसिटी है इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो उसको ऊपर ही जला देते हैं, वो जलता रहता है। नॉन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल जिनका अभी हाल ताल में पिछले 50-100 साल या 150-200 साल के अंदर यूज़ स्टार्ट हुआ है। इनका कोयले का तो बहुत पहले से यूज़ होता आ रहा है, हम इसका अभी हाल ताल नहीं कह सकते। नॉन कन्वेंशनल जो बहुत समय से कॉमन यूज़ में नहीं है, अभी 100-200-300 सालों से इसका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, उनको बोलते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं थोड़ा आप एक नज़र इसके ऊपर डाल लीजिए। जैसे विंड, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या है? कई बार आप लोगों ने बड़े बड़े मैदानों में या कुछ तो समुद्र में भी देखा होगा, एक लंबे से पाइप के ऊपर, या आप टावर कह सकते हैं, टावर के ऊपर आपको बड़े बड़े पंखे, काफ़ी बड़े बड़े पंखे यूँ ऐसे देखने को मिलेंगे, 2, 3, 4 जो कि घूमते रहते हैं। कैसे घूमेंगे? ये हवा से घूमेंगे। इनसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये इन जैसे सोर्सेस से जितनी भी एनर्जी क्रिएट होती है वो कैसे होती है। जनरेटर मान लीजिए, ये आपका एक जनरेटर है, यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी है।
ये आपका एक बल्ब है, ठीक है। यहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलनी है, तो ये जनरेटर कैसे ऑन होगा, एक टरबाइन से जुड़ा होता है। ये कुछ मेरी आर्ट को ड्राइंग को ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैं कुछ इस तरीके से बना लेता हूँ। जब ये टरबाइन घूमता है तब जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अब आप सोचेंगे सर इसका पंखे से क्या लेना देना है? बहुत लेना देना है। ये जो आपको पंखा लगाया हुआ मिलता है, जब विंड इसको घुमाती है, जब हवा की ताकत से ये घूमता है, तो यहीं पे फिक्स हुआ एक टूल इस टरबाइन से अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो ये टरबाइन भी घूमने लगेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। इस तरीके से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी या पावर को हम बोलते हैं विंड एनर्जी। सेकेंड हमारा आता है हाइडल एनर्जी, जिसको हम हाइड्रो पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जाहिर सी बात है, ये भी टरबाइन को घुमाएगा। टरबाइन नहीं घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। टरबाइन घूमेगा कैसे? बड़े से डैम बनाते हैं, जैसे ये रिवर्स है या दूसरा कोई पानी बारिश का इकट्ठा किया हुआ है, यहाँ पे डैम बनाते हैं और डैम में कई सारे उसके फेसेस ओपन कर देते हैं, कई सारे माउथ होते हैं ओपन कर देते हैं। जैसा ज़रूरत होता है उसी हिसाब से पानी यहाँ पे छोड़ा जाता है और ये पानी जब गिरता है तो ये टरबाइन के ऊपर गिरता है। इसके गिरते ही टरबाइन यूं 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 रोटेट होता रहता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। थर्ड वन हम आपको बताएंगे टाइडल एनर्जी। टाइड आपने नाम सुना है, हाई टाइड, लो टाइड, समुद्र में आता है, बिल्कुल वही। उसी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसी को टाइडल एनर्जी बोलते हैं। सी में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। इसके ऊपर से कई बार आप देखेंगे कि कार, बस, ट्रक, बाइक रोड के तौर पर भी इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अंदर होल होते हैं, इसके अंदर होल होते हैं और इसी में टरबाइन फिट किए जाते हैं। ये समुद्र के अंदर बनाए जाते हैं, चारों तरफ समुद्र होता है। होता क्या है, जब टाइड हाई होता है तो पानी चढ़ता है, तो ये जो आपको होल्स दिख रहे हैं, थ्रो होल्स, इसके उस साइड से पानी इधर आता है, इस साइड में आएगा और वो इस टरबाइन को घुमाते हुए आएगा। जब टरबाइन घूमेगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा और फिर जब लो टाइड होता है, जब पानी वापस जाता है, तो इसे इसको घुमाएगा। अच्छा, न्यूक्लियर एनर्जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आज थोड़ा सा जान लीजिए। न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट कैसे होती है, होती क्या है। एक चैम्बर में यहाँ पे एटम्स के कुछ पार्ट रखते हैं, मुझे बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज नहीं है, मैं आप लोगों को सिर्फ समझा रहा हूँ। यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे पूरा वाटर भरा होता है। ये क्या करता है, हीट क्रिएट करता है, तो ये वाटर वेपोराइज होके एक दूसरे चैम्बर में यहाँ पे जाता है। ये एक दूसरे चैम्बर में गया, इसमें भी पाइप लगी होती है, कुछ इस तरीके से। तो जब ये हॉट वाटर की स्टीम यहाँ आएगी तो ये प्रेशर कुछ इस तरीके से यहाँ पे जाएगा। प्रेशर जाएगा और यहीं पे लगी होती है आपकी टरबाइन। 1, 2, 3, जितनी जिस हिसाब से इसकी कैपेसिटी होती है उस हिसाब से इसमें टरबाइन लगा दी जाती है। यहाँ पे न्यूक्लियर है, यहाँ पे पूरा वाटर भरा हुआ है,
वाटर गर्म होता है, उसकी स्टीम यहाँ से पास होती है, उस स्टीम का फोर्स यहाँ पे मिलता है, ये टरबाइन घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये हो गई न्यूक्लियर एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी, आप सोचेंगे सर ये क्या होता है? आप लोग कभी हिमाचल गए हैं? कई लोग गए होंगे। शिमला के पास, सॉरी मनाली के पास, मनाली कुल्लू मनाली के पास एक एरिया है, उसका नाम है मणिकर्ण। वहाँ पे हॉट स्ट्रीम बहती है, यानी कि ठंड के महीने में भी वहाँ की नदी या नहर का जो पानी है, अंडरग्राउंड जो वाटर है, वो बहुत गर्म रहता है। क्यों? वहाँ का जियोग्राफिकल कंडीशन ऐसा होता है कि उसके नीचे का हिस्सा काफ़ी गर्म है। वहाँ पे गुफा है कि बोलते हैं कि आप अगर वहाँ जाएंगे तो आपके बोन्स और मसल से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कई सालों से हो रहा दर्द अपने आप पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। होता क्या है, वहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा है। ठंड के मौसम में भी आपको काफ़ी गर्मी मिलेगी, आप पसीने पसीने हो जाएंगे, इतना है। और उन गुफाओं के अंदर जो पत्थर, जो उस गुफा के पहाड़ी के हिस्सा होते हैं, अगर आप उनको छुएंगे तो वो काफ़ी गर्म होते हैं। उसी की वजह से आपको रिलीफ मिलता है। तो ये जो अर्थ के अंदर हॉट स्ट्रीम होती है, वाटर स्ट्रीम, यहाँ पे अगर हम एक रास्ता बना दें उस स्ट्रीम को निकलने का, तो यहाँ से निकलती रहेगी। हम नहीं भी बनाते तो भी कई जगहों से ये अपने आप निकलती रहती है। आप मणिकर्ण में ही देखेंगे तो मणिकर्ण में ही ये हॉट स्ट्रीम निकलती रहती है और लोग बाकायदा उससे खाना बना लेते हैं, इतना गर्म रहता है। तो ये जो स्ट्रीम यहाँ पे निकलेगी, हॉट स्ट्रीम जमीन के अंदर से। जियो का मतलब पता होता है आपको? जियो का मतलब ये है, थर्मल का मतलब होता है गर्मी। जियोथर्मल जमीन की गर्मी, भूमि की गर्मी। ये गर्मी को अगर हम यूज़ करेंगे, स्टीम यहाँ जाएगी, इसको हम जहाँ चाहे वहाँ पाइप के थ्रू लेके जा सकते हैं, या तो यहीं पे टरबाइन लगा सकते हैं, यहाँ टरबाइन लगा सकते हैं। टरबाइन घूमेगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। अभी तक आप लोगों ने देखा कि हर जगह टरबाइन घूम रही है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे विंड हो, चाहे न्यूक्लियर हो, चाहे टाइडल हो, चाहे जियोथर्मल हो। लेकिन एक ऐसी भी एनर्जी का रिसोर्स है जिसमें आपको टरबाइन की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग। ये कई लोगों ने इसको देखा होगा, ये है आपका सोलर पैनल। इसमें क्या होता है, कई सारी सेल्स लगी होती है। ये बहुत सारी सेल्स हैं, ये सारी सेल्स है, ये सारी सेल मिला के एक पैनल बनाया जाता है। और ये जो आप इन सेल को कनेक्ट करने वाली लाइनें देख रहे हैं, ये सिल्वर की बनी होती है, सिल्वर लगा होता है। ये सेल्स क्या करती है, हीट को, सन की हीट को, ये सन की हीट को एब्जॉर्ब करती हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद ये पावर में कन्वर्ट होके एक बैटरी के अंदर इसको स्टोर कर दिया जाता है। और जैसे इसका यूज़ होता है, जैसे यूज़ होना है, जैसी ज़रूरत होती है, वैसे ही इस बैटरी से पावर यूज़ में आ जाता है। तो ये हो गए आपके कई सारे एनर्जी के रिसोर्सेज या पावर के रिसोर्सेज आप बोल सकते हैं। आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे हिस्ट्री। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपके स्कूल के चैनल पे ये वीडियो लोड हो जाएगा। अगर आपको कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जैसे जैसे वीडियो लोड होता रहे आप तक पहुंचता रहे।